दोस्तों, अगर आप 2019 के आसपास की राजनीति को याद करें तो राहुल गांधी का नाम सुनते ही इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता था जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पुराना जोक फिर से फॉरवर्ड हो गया हो। हर तरफ मीम्स, ट्रोलिंग और मजाक। लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस नेता को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे वही आज प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माने जाने लगा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2018। उस समय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। टीवी खोलो तो मोदी, अखबार खोलो तो मोदी, सोशल मीडिया खोलो तो मोदी। ऐसा माहौल था कि लोगों को लग रहा था बीजेपी को हराना लगभग असंभव है। लेकिन तभी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में सरकार बना ली। राजनीतिक जानकारों के लिए ये छोटी बात नहीं थी। अचानक चर्चा शुरू हो गई कि शायद कांग्रेस वापसी कर सकती है। राहुल गांधी भी लगातार रैलियां कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे और माहौल बनने लगा कि 2019 में मुकाबला टक्कर का होगा। लेकिन फिर आया 2019 लोकसभा चुनाव और जो हुआ उसने पूरी तस्वीर बदल दी। बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटें जीत ली और कांग्रेस फिर से बहुत पीछे रह गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका सीटों का नहीं था, सबसे बड़ा झटका था अमेठी। अब सोचिए, अमेठी सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं थी। कांग्रेस के लिए वो वैसी थी जैसे किसी घर में दादी की अलमारी। सालों से वहीं, हमेशा सुरक्षित, कोई हाथ नहीं लगा सकता। 1980 के बाद कांग्रेस वहां हारी ही नहीं थी। राहुल गांधी खुद कई बार वहां से जीत चुके थे, लेकिन इस बार अमेठी भी चली गई। राजनीति में हार सबको मिलती है, लेकिन कुछ हारें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं हारती, पूरी इमेज हिला देती है। यही राहुल गांधी के साथ हुआ। विरोधियों को नया हथियार मिल गया और सोशल मीडिया पर ट्रोल फैक्ट्री ने ओवरटाइम शुरू कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी सामने आए और बोले कि हार की जिम्मेदारी उनकी है, और फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे मुश्किल अध्याय शुरू हुआ। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अंदर भी हलचल थी और बाहर भी। उनके समर्थक कह रहे थे कि कम से कम आदमी हार की जिम्मेदारी तो ले रहा है, लेकिन विरोधी पक्ष ने बिल्कुल उल्टा नैरेटिव बना दिया। उनका कहना था कि कप्तान मैच हारते ही मैदान छोड़कर चला गया। यहीं से राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई। चुनावी हार नहीं, बल्कि उनकी पब्लिक इमेज। कुछ महीनों तक राहुल गांधी मीडिया की हेडलाइंस में कम दिखाई देने लगे। और राजनीति में एक बहुत खतरनाक नियम है, अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं सुनाओगे तो आपके विरोधी आपकी कहानी लिख देंगे। ठीक यही हुआ। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई पुरानी क्लिप निकाल रहा था, कोई आधा बयान काटकर वायरल कर रहा था, कोई नई कहानी बना रहा था। हालात ऐसे थे कि कई लोग राहुल गांधी के बारे में उनकी असली स्पीच से कम और मीम पेजों से ज्यादा जानकारी लेने लगे। और मजेदार बात यह है कि इंटरनेट पर अगर कोई बात 10,000 बार रिपीट हो जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, चाहे वो आधी हो, अधूरी हो या पूरी तरह गलत हो। धीरे धीरे एक बड़ी आबादी के दिमाग में राहुल गांधी की एक तय तस्वीर बन गई। ऐसा नेता जो सीरियस नहीं है, जो राजनीति को समझता नहीं है और जो बड़े चुनाव जीत ही नहीं सकता। लेकिन राजनीति में सबसे दिलचस्प चीज यही है कि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब लोग आपको पूरी तरह खत्म मान चुके होते हैं। फिर आया साल 2022, सितंबर का महीना। राहुल गांधी ने घोषणा की कि वे पूरे भारत में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। आज सुनने में ये सामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय बहुत लोगों को यह आइडिया मजाक लगा था। लोग कह रहे थे, भाई देश में बेरोजगारी, महंगाई, चुनाव, गठबंधन, इतनी सारी चीजें चल रही हैं और ये पैदल चलने निकले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा शुरू कर दी और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई, क्योंकि पहली बार लोग उन्हें टीवी डिबेट के शोर से नहीं बल्कि सीधे जमीन पर देख रहे थे। गांव में, कस्बों में, सड़कों पर, आम लोगों के बीच में। जो नेता पहले सिर्फ भाषणों में दिखता था अब लोगों के साथ चलते हुए दिख रहा था। और धीरे धीरे वही लोग जो पहले मीम्स शेयर करते थे अब पूछने लगे, रुको, आखिर ये कर क्या रहा है। यहीं से राहुल गांधी की राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। और इस बार कहानी पहले वाली नहीं थी। जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तब सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी पुरानी राजनीतिक इमेज भी काफी हद तक पीछे छूट चुकी थी। क्योंकि कई सालों तक लोगों ने राहुल गांधी को सिर्फ टीवी डिबेट, वायरल क्लिप्स और सोशल मीडिया मीम्स के जरिए देखा था।
लेकिन यात्रा के दौरान पहली बार लाखों लोगों ने उन्हें बिना किसी एडिटिंग, बिना किसी प्राइम टाइम एंकर और बिना किसी ट्रेंडिंग हैशटैग के देखा। और राजनीति में कभी कभी यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। 2023 आते आते माहौल बदलने लगा। जो मीडिया चैनल पहले राहुल गांधी को हल्के में लेते थे, वही अब उनके सभाओं और बयानों को गंभीरता से कवर करने लगे। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे कि राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई नेता सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं बन जाता क्योंकि लोग उसकी तारीफ करने लगे। असली बदलाव तब आता है जब लोग उसे सुनना शुरू कर दे, और यही राहुल गांधी के साथ हुआ। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, संसद में भाषण और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत ज्यादा चर्चा में आने लगी, खासकर शिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर। अब आप राजनीति से सहमत हो या असहमत, लेकिन एक चीज साफ दिखने लगी थी कि राहुल गांधी लगातार एक नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस बार उनकी रणनीति भी पहले से अलग थी। पहले राजनीति का फोकस सिर्फ चुनावी रैलियों पर दिखता था। अब वे लंबी बातचीत, इंटरव्यू और सीधे लोगों से संवाद पर ज्यादा जोर दे रहे थे। यानी पहले जहां राजनीति माइक पकड़ो और भाषण दो मॉडल पर चल रही थी, अब थोड़ा बैठो, सुनो और समझाओ मॉडल भी दिखाई देने लगा। युवाओं के बीच भी उनकी चर्चा बढ़ने लगी। कई शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग क्षेत्रों के लोग खुलकर कहने लगे कि राहुल गांधी को पहले जितना हल्के में लिया जाता था, शायद तस्वीर उतनी सरल नहीं है। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। मान लिया कि राहुल गांधी की इमेज बेहतर हो रही है, मान लिया कि लोग उन्हें पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इमेज बदलने से चुनाव जीते जाते हैं? बिल्कुल नहीं। राजनीति इंस्टाग्राम का रील सेक्शन नहीं है कि एक वीडियो वायरल हुआ और अगले दिन आप सुपरस्टार बन गए। यहाँ असली परीक्षा चुनाव में होती है, और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। क्या वे इस नए बने हुए मोमेंटम को 2024 के लोकसभा चुनाव तक ले जा पाएंगे? क्या कांग्रेस, जो लगातार 2 चुनावों में लगभग 50 सीटों के आसपास सिमट गई थी, वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष की बाकी पार्टियां राहुल गांधी को अपने नेता मानने के लिए तैयार होंगी? इन सभी सवालों का जवाब 2024 के चुनावी मैदान में मिलने वाला था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल तो बन चुका था, लेकिन राजनीति में माहौल और सीटों के बीच उतना ही फर्क होता है जितना जिम की मेंबरशिप लेने और रोज जिम जाने में। मेंबरशिप तो हजारों लोग ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ ही लोगों को मिलता है। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष ने फैसला किया कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो अकेले अकेले लड़कर बात नहीं बनेगी। इसी सोच के साथ कई विपक्षी दल एक मंच पर आने लगे और एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन असल में ये ऐसा था जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में 20 एडमिन बना दिए जाएं और सबको लगे कि असली बॉस वही है। यही हालत विपक्षी गठबंधन की भी थी। हर क्षेत्रीय पार्टी अपने राज्य में मजबूत थी। हर नेता को लगता था कि जनता उसी को सबसे ज्यादा पसंद करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। कहीं से आवाज आती है कि हमारा नेता सबसे अनुभवी है, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हमारे बिना तो गठबंधन ही नहीं चलेगा। तीसरी तरफ कोई कहता है कि पीएम फेस हमें होना चाहिए। मतलब मीटिंग राजनीति की कम और कॉलेज प्रोजेक्ट की ज्यादा लग रही थी, जहां प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले ही सब लीडर बनने के लिए लड़ रहे हो। लेकिन तमाम बहसों और मतभेदों के बीच धीरे धीरे राहुल गांधी गठबंधन के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में उभरने लगे। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव और यहीं सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दिया। कांग्रेस, जो लगातार 2 चुनावों में लगभग 50 सीटों के आसपास सिमट गई थी, इस बार लगभग 2 गुनी सीटों तक पहुंच गई। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जीतने में सफल रहे और कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहा। हालांकि गठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन राजनीति में सिर्फ जीतने वाला ही कहानी नहीं लिखता। कभी कभी जो हार कर भी मजबूत होकर निकलता है, वही अगले अध्याय का मुख्य किरदार बन जाता है। 2024 के बाद एक और दिलचस्प चीज होने लगी। जो क्षेत्रीय दल पहले खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानते थे, उनकी राजनीतिक स्थिति कई जगह कमजोर होती दिखाई देने लगी। ऐसे में विपक्ष के अंदर नेतृत्व को लेकर जो खींचतान थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब पहले जैसा सवाल नहीं था कि चेहरा कौन होगा, बल्कि सवाल ये बनने लगा कि अगर विपक्ष को एक चेहरा चुनना पड़ा तो सबसे स्वाभाविक विकल्प कौन होगा।
और यहीं राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत दिखाई देती है। उनके पास राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, देश भर में गठबंधन है, एक स्थायी वोट बैंक है, राजनीतिक विरासत है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वे पहले की तुलना में ज्यादा जवाबदेह और परिपक्व नेता की छवि बनाने में सफल हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वे निश्चित रूप से अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव पहले से तय नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस नेता को कभी राजनीतिक रूप में खत्म मान लिया गया था, वो आज फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। और शायद यही राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, हार से वापसी की कहानी। तो दोस्तों, राजनीति का खेल बिल्कुल क्रिकेट जैसा है। एक मैच हारकर कोई खिलाड़ी खत्म नहीं हो जाता और एक मैच जीतकर कोई हमेशा का चैंपियन नहीं बन जाता। राहुल गांधी की कहानी कुछ ऐसी ही है, कभी ट्रोलिंग का चेहरा, कभी संघर्ष का चेहरा और आज देश की राजनीति के सबसे बड़े नामों में से एक। लेकिन असली सवाल राहुल गांधी, मोदी या फिर एक नेता का नहीं है। असली सवाल ये है कि आने वाले सालों में भारत की जनता क्या फैसला करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी बॉस कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, बल्कि वोटर होता है। आज जो असंभव लग रहा है वही कल हकीकत बन सकता है। राजनीति में 5 साल बहुत लंबा समय होता है। यहाँ सुबह का ट्रेंड शाम तक बदल जाता है और जो नेता आज कमजोर दिख रहा है वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर हाँ तो कब, और अगर नहीं तो क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा 110% होता है।